आज का क्लास लेने में बड़ा मज़ा आने वाला। हाँ, हेलो बच्चा, कैसा है? तो आज की क्लास में तुम्हारा वेलकम है। पहले तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आज तुम्हें फेवरेट टॉपिक अपनी पढ़ानी है, कंटिन्यू करना है। उससे पहले मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पिछले वीडियो में स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की थी बच्चा, उससे आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ हो। अमाउंट के मामले में नहीं, वो स्कॉलरशिप बहुत छोटी सी है। मोटिवेशन के मामले में, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है बच्चा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण बच्चे अकेले अकेले अलग अलग जगहों पे प्रिपरेशन करते हैं, एक साथ होकर के compete नहीं करते किसी चीज़ के लिए। तो मैंने कहा कि बच्चे को compete करवाते हैं और उन्हें एक मोटिवेशन देते हैं कि बच्चा, तुमने अगर सबसे पहले ये लेक्चर या ये सीरीज या जो मैंने तुम्हें बोला है, लेक्चर, डीपीपी और सीट, ये 3 चीज़ें तुम कर लेते हो तो तुम्हें एक प्राइज़ मनी मिलेगी। और उससे कितने अच्छे बच्चे तुम लोग तैयारी कर रहे हो यार। एक ने नोट्स भेजे, वो बहुत खूबसूरत नोट्स थे। एक ने डीपीपी भी स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के और मुझ में भी एनर्जी आ रही है। तो ये खुशी का रीज़न ये है कि तुम्हारे एफर्ट्स देख के, तुम जो एनर्जी मुझे शो कर रहे हो वो मुझसे रिप्लिकेट होकर तुम तक और ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़ कि आज मैं जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत मज़ेदार है और वो बहुत मज़ा आएगा। अपन कर क्या रहे हैं? वेक्टर। सर वेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में तुम लोगों को। हमने पिछले लेक्चर कहाँ खत्म किए थे बच्चे? बताओ अगर तुमने कर रखा है तो। डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत पे। डॉट प्रोडक्ट का शुरुआत पिछले लेक्चर का एंड था, तो यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे? डॉट प्रोडक्ट के शुरुआत वाले टॉपिक को छोड़ के आगे से जो बचा हो। ठीक है, तो चलो अपना हेडिंग दे लो, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट लिख डालो। डॉट प्रोडक्ट, मैंने क्या बताया था? डॉट क्या है? इस टॉपिक को मैं किस टॉपिक के अंदर पढ़ा रहा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, वो मैंने अलग बताया था। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसका रिजल्ट स्केलर हो या तो इसका रिजल्ट वेक्टर हो। वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट करने पे 2 बातें मैंने कही थी। एक था कि या तो ये स्केलर हो सकता है या तो ये वेक्टर हो सकता है। एक सेकंड मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ये मार्कर शायद पुराना हो गया, खराब हो। स्केलर हो सकता है, वेक्टर हो सकता है। इसे हमने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट और इसे हमने नाम दिया था वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चा ये वेक्टर, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक के अंदर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप अगर इसे मल्टीप्लिकेशन मानकर चलोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे। इसलिए मैंने क्या बताया था कि आप प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन मत मानो, आप प्रोडक्ट को ये मानो कि ये लिखा हुआ है किसी प्रोसेस का रिजल्ट। प्रोडक्ट कहते हैं ना, पार्ले जी की फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला तो पार्ले जी उसका क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। आप जो मेकअप यूज करते हो वो क्या है? मेकअप प्रोडक्ट है। इसी तरीके से इस प्रोसेस को लगाने के बाद जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो इस प्रोसेस का प्रोडक्ट होगा। यानी डॉट कोई फैक्ट्री है और डॉट वाले फैक्ट्री से जो भी चीज़ निकलेगा उसे डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ आई बात? बिल्कुल अच्छे से समझ आई बच्चा। तो हमने ये करना चालू किया था, यानी स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम था क्या? डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट अभी हमने छुआ भी नहीं है, तो इसे हम अपन क्लीन करने की कोशिश करते हैं। चल, चलिए तो थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट का। मैंने क्या क्या बता डाला था तुम्हें? पहले तो मैंने बताया था कि इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है। दूसरा बात मैंने क्या बताया था कि इट इज सिंबलाइज्ड एज डॉट। ये डॉट शायद तुम्हें नहीं दिख रहा हो कैमरा में, ये देखो, ये डॉट। डॉट, इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि नाम में ही डॉट है मेरा बच्चा। ठीक है, इस प्रोसेस को डिफाइन हमने कैसे किया था? अच्छा, इससे पहले डिफाइन करने से पहले, ये प्रोसेस कितने वेक्टर के बीच लगता है? ये प्रोसेस 2 वेक्टर के बीच लगता है। तो इट इज अप्लाइड बिटवीन 2 वेक्टर्स, या 2 वेक्टर्स के बीच अप्लाई होता है। इस प्रोसेस को डिफाइन कैसे करते हैं मेरे बच्चे? इस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं कि अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है,
इनके बीच में अगर डॉट है, इनके बीच में क्या है बच्चा, डॉट है, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या है, कॉस का थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। व्हाट इज ए? ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज बी? बी को मैं कहाँ लिख दूं, ऊपर ही लिख देता हूं। बी क्या है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये चीज आपको क्लियर हुई? मैंने क्या बताया था कि इस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करते हैं उसका ये फॉर्मूला है। ये है क्या, ये एक प्रोसेस है जो फिजिक्स में काम आता है हमारे लिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल तुमसे करवाता हूं। 4 न्यूटन है और 2 मीटर है, इन दोनों के बीच डॉट का प्रोसेस लगाना है। मुझे कैमरा में बार बार डॉट को गहरा बनाना पड़ेगा। ये भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इन दोनों के बीच की एंगल है 30 डिग्री। अब बोला कि राइट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्या बोला इसने, सवाल क्या पूछा, राइट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट सुनते ही दिमाग में क्या आ गया कि इसका रिजल्ट जो है सो स्केलर क्वांटिटी होगा। रिजल्ट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। वो भी पॉइंट कहीं लिख ही लेते हैं, हाँ यहां पे लिख लेता हूं, बीच में जगह। इट गिव्स स्केलर रिजल्ट। शाबाश, तुम अभी मुझे गालियां दे रहे हो कि सर बीच में क्यों घुसाया, मैंने तो कॉपी छोड़ा नहीं था। मजे आते हैं मुझे। चलो, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन, 30 डिग्री, ये 3 डेटा तुम्हें दिया हुआ है। बोला कि डॉट प्रोडक्ट लिखो, तो तुम क्या करोगे, सिंपली लिखोगे 4 न्यूटन डॉट 2 मीटर डॉट 2 मीटर। इसका प्रोसेस क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यानी कि 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिन। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो बच्चा क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। तो अब 2 4 जा 8, 4√3 इज आवर आंसर। इसका कोई यूनिट होगा, नहीं, यूनिट नहीं होगा। यूनिट हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी का, वो डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्यों स्केलर आएगा सर? क्योंकि हमने डॉट का प्रोसेस लगाया, डॉट के प्रोसेस से स्केलर ही आता है। अब मैं दूर की बात बताऊं, ये एक्चुअल में पता है ये क्या है, ये वर्क का फॉर्मूला है, यानी ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें वर्क मिलता है, जो आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़ने वाले हो। अभी ध्यान मत देना, बस मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। सर मैंने प्रोसेस तो सीख लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों सिखा रहे हो मुझे? मैंने बोला मैं बता रहा हूँ बच्चे क्यों सिखा रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इधर सिखाता हूँ। इधर कितने दूर तक फ्रेम होगा मेरा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, इतना दूर तक होगा, होना तो चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है बच्चा। तब तक ये वाला इधर साइड वाला नोट कर लो आप, और इस तरफ मैं एक नया टॉपिक तुम्हें कराता हूँ, ठीक है। अब फ्रेम परफेक्ट है, तो एक नया टॉपिक देना जिससे कि आपको पता चलेगा कि वेक्टर का यूज क्या है। तो बच्चा इस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हम जो इतनी प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं, इसका सर फिजिक्स में क्या यूज आने वाला है वो तो ज़रा बता दो मुझे। मैंने बोला ठीक है बच्चे, तुरंत बताता हूँ। देख मेरा भाई, सुन ले मेरी बात। एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर जिसका नाम दिया मैंने ए वेक्टर। एक वेक्टर है मान लो ये वेक्टर जिसका नाम दिया मैंने बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, इतनी चीज़ें आसान हो गई। इसके बीच की एंगल है थीटा। अब मुझे एक सरल सी बात बताना, मुझे सरल सा बात बताना कि ए का
बी के ऊपर जब हम कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा बच्चा इसकी वैल्यू? सर आपने बताया था ए कॉस थीटा। मैंने बोला हाँ बच्चा मैंने बताया था, जिसके ऊपर गिरता है उसे कॉस थीटा बोलते हैं। बिल्कुल सही। अब जरा इस कंपोनेंट को इससे मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा? ए कॉस थीटा इंटू बी, यानी ए में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और बी से मल्टीप्लाई। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब मैं मैग्नीट्यूड को बार बार मॉड में लिखूं तो टाइम जाता है मेरा बच्चा। मैं बिना एरो के लिखूं तो आप समझ लेना कि मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, चलो अब इसको मैं थोड़ा सा सजा करके लिखता हूँ, तुम मुझे बताना कि ये क्या है। ए बी कॉस थीटा। अरे सर ये तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। हाँ मेरे बच्चे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो इससे मैं क्या समझूं सर? इससे तुम ये समझो बच्चा कि एक वेक्टर को आपने पकड़ के रखा और दूसरे का कंपोनेंट लिया, तो दूसरे का कंपोनेंट लोगे तो इतना आएगा ए कॉस थीटा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे उसी को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि दो वेक्टर, ये लाइन मेरा ध्यान से सुनना, दो वेक्टर दिए हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर गुना दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर पर। अब मैं तुम्हें ये लिख के बताता हूं तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। वेक्टर गुना दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर पर, यानी कि ये बी वेक्टर है और ये क्या है? ये है ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के ऊपर। कंपोनेंट को बोलते हैं प्रोजेक्शन भी या रेजोल्यूशन भी। तो इससे हम अगर टर्म्स में लिखना चाहें मेरे बच्चे तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यानी कि ए डॉट बी क्या है? बी वेक्टर को अगर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पे गुना करेंगे तो हमें ए डॉट बी मिल जाएगा। ठीक है सर, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता वो तो मैं बताऊंगा कैसा नहीं हो सकता। देखो ये वेक्टर है ये, और ये वेक्टर है ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। मैं क्या करता हूँ, इसके बीच का भी एंगल थीटा ही है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर 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 ले जाता हूँ और इस बार बी वेक्टर को रिजॉल्व करके इस डायरेक्शन में लाता हूँ, यानी कि बी को ए के अलोंग रिजॉल्व करता हूँ, बी को घुमा करके इधर लाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? बी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उधर रिजॉल्व करने पे बी कॉस थीटा, और ऐसे ही इधर करते तो इधर होता बी साइन थीटा, लेकिन इसका हमें काम नहीं है। तो इतना ही याद रखो, बी कॉस थीटा। ये समझ में आई? तो बच्चा अगर हम इसे और इसे भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, यानी ए गुना गुना का साइन बी कॉस थीटा। हाँ जी, समझ में आया? ए मल्टीप्लाइड बाय बी कॉस थीटा। इस बार क्या है? इस बार बी कॉस थीटा है, और बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर में हमने गुना किया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि, और ये फॉर्मूला भी क्या दे रहा है? ये है ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। बाद में दोनों सेम ही आ जा रहा है, बस तरीका दूसरा है। यानी कि हम इसे क्या और लिख सकते हैं बच्चा कि ए वेक्टर गुना कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये दो चीजें आपको समझ में आई? ए डॉट बी वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्री से क्या समझ सकते हैं इसके? तो ए डॉट बी का जो ये फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या होता है कि बी वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर गुना मल्टीप्लाई, जो बचपन से आप सीखते आए हो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या ए वेक्टर गुना कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बहुत सरल शब्दों में मैंने बता डाला, बहुत सरल शब्दों में। इसे और सरल करने के लिए एक उदाहरण करा दूंगा, बस खून में दौड़ने लगेगा ये चीज। ठीक है, तो तब तक आप इसे नोट करो। आपने इसे नोट कर लिया होगा तो मैं इसे मिटाता हूं, इस पर एक उदाहरण कराता हूं और फिर इसे हवा में उड़ा देते हैं, इतनी आसान सी चीज को। चलो, इतना मजा मुझे कभी पढ़ाने में नहीं आया था यार। और हाँ, एक बात और, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आप इतने बच्चों को कमेंट मैनेज कैसे कर लेते हो, सभी का रिप्लाई देते हो? मैंने बोला हाँ बच्चा, क्योंकि मेरा काम ही यही है। मैं उतने बच्चे को अपने से जुड़ने ही नहीं दूंगा
जिसको मैं खुद हैंडल ना कर पाऊँ। मुझे फ़ैन बेस नहीं बनाना, मुझे फैंस नहीं बनाने। मुझसे टीचर मैं हूँ, मुझसे पढ़ो, सिलेक्शन लो और जाओ, ठीक है। मुझे फैंस नहीं बनाने कि जाने के बाद भी स्नेहित सर नहीं। मैं तुम जो भी नीचे इस वीडियो पर भी कमेंट देख रहे होगे, हर कमेंट पे मेरा रिप्लाई होगा बच्चे का। तुम टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, वहाँ भी हर बच्चे को रिप्लाई देता हूँ। कोई बच्चा नहीं कह सकता कि स्नेहित सर ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मैंने मैसेज किया। हर बच्चे को रिप्लाई जाता है मेरी तरफ से। तो मैं बच्चा कम्युनिकेट तुम सबसे करते रहता हूँ। चल, इस वाले से मिटा दूं, जैसी आज्ञा मेरे हुजूर। चल, एक सवाल कर लेते हैं ताकि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। प्रश्न क्या है मेरे बच्चे? प्रश्न तो मेरा याद करके आया नहीं यार, बनाना पड़ेगा। चल, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। इसका नाम दिया मैंने 10 न्यूटन, इसका नाम दिया मैंने 10 न्यूटन, और इसके बीच की एंगल बना दी मैंने 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे एक सवाल का आंसर दो कि ए गुना कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, सॉरी, ए गुना कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल है बी गुना कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये बताना है आपको। और तीसरा सवाल क्या है कि आर द रिजल्ट्स ऑफ ए वेक्टर, सॉरी, रिजल्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर सेम। क्या इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा वो सेम होगा? मैं सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे जगह छोड़ता हूँ, तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ढंग से आराम से सोच के इसे बनाओ। 2 मिनट नहीं पागल, 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड 45 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। और गधे जल्दी लग, ये सवाल बड़ा ही आसान है, इस पे बेस्ड है, बस तुम्हें प्रैक्टिस कराएगा। ऐसा जेई वेई में नहीं आता, ये सब प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो। ट्राई कर लिया है? आंसर भी आ गया? चलो पहले मैं थर्ड का आंसर बता देता हूँ ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। यस, दोनों इक्वल होगा। सॉल्यूशन यहां से क्यों करें जब हमारे पास यहां तक का जगह है? उल्टा लिखने में मुश्किल होती है। पहला क्या पूछ रहा है? ए मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। अच्छा, ए और बी तो मैंने बताया नहीं। ए वेक्टर ये मान लो और बी वेक्टर ये मान लो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, तो बी वेक्टर ये है, इसका कंपोनेंट ए वेक्टर पे हमें लेना, यानी सीधा 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 लाइन बनाया, ठीक है। अब इसे रिजॉल्व किया, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करने पे क्या होता है? 10 cos 45, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 10 cos 45 डिग्री। डाउट्स हो टेलीग्राम वाले ग्रुप में पोस्ट करना, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं जवाब दूंगा। जब तक समझ ना आए तब तक तुमसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए क्या हो गया? 10 cos 45, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। तो पहले को सॉल्व करते हैं। 10 इंटू कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, 10 गुना 10 cos 45 डिग्री, 10 इंटू 10 इंटू 1/2, सॉरी 1/√2। ये इससे जाएगा 5√2 टाइम्स, यानी कि 50√2 इज द आंसर। 50√2 इज द आंसर। गॉट इट? दूसरा तरीका नहीं, दूसरे वाला मैथ, दूसरे वाला क्वेश्चन। अब इसका कंपोनेंट लेना है इस पे, यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इस पे सीधा 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 लाइन बनाऊंगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 cos थीटा, यानी 10 cos 45 डिग्री, 10 cos 45 डिग्री।
तो इसका वैल्यू क्या है 10 cos 45 डिग्री, बी की वैल्यू 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 10 cos 45, यानी कि यही चीज इसका भी आंसर आएगा, दूसरे का भी 10 गुना 10 cos 45 किया हमने, 10 गुना 10 cos 45 किया हमने, तो इसका भी आंसर सेम होगा, यानी कि सेम एज सेकंड नंबर। पहला का भी सॉल्यूशन यही है, दूसरे का भी सॉल्यूशन यही है, और दोनों इक्वल आ गया, इसलिए थर्ड का भी आंसर यस यही इक्वल हो गया। और जो स्मार्ट ब्रेन होता बच्चा, जो स्मार्ट ब्रेन होता जिसका दिमाग तेज होता, वो क्या करता, वो इतना कंपोनेंट वंपोनेंट निकालता नहीं, उसे याद होता कि b इंटू कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, b इंटू कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, और a इंटू कंपोनेंट ऑफ b ऑन a इंटू कंपोनेंट ऑफ b ऑन दोनों सेम होता है, और दोनों की वैल्यू क्या होती है a डॉट बी। तो वो क्या करता समझदार बच्चा, किसी का कंपोनेंट निकालता, बस a डॉट बी करता और इसका फार्मूला लगा देता ए बी कॉस थीटा। a कितना है 10, b कितना है 10, कॉस कितना है, कॉस है, थीटा कितना है 45 डिग्री, 10 इंटू 10 इंटू 1/√2 से √2 गया 5√2 बार में, यानी 50√2। इतना जल्दी वो आंसर बताता, एक ही पॉइंट से दोनों सॉल्व करता, और उसे पता होता इस थ्योरी से कि ये दोनों इक्वल ही होते हैं, तो ए डॉट बी दोनों का आंसर आता है, तो यानी तीसरा का भी आंसर यस हो जाता है, यानी हाँ दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो या तो आप इस अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब हमने जाना तो हमें पता था कि ए डॉट बी की वैल्यू जो होती है वो इसके बराबर होती है, और यही सवाल में पूछा गया है, तो हमने कर डाला, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही बताता है। शाबाश, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। मैंने बोला ठीक है बच्चे, सीख गए। चलो, अब हमने डॉट प्रोडक्ट का पहला कड़ी पार कर लिया, अब थोड़े से आगे बढ़ते। गॉट इट? चलो, इस पूरे बोर्ड को मैं क्लीन करूंगा, रिवीजन करते रहना। मैंने जो सीट दिया है बच्चा, उसमें सवाल बहुत ढंग के है। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए आया हूँ, मुझे भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम में से अगले साल टॉप 1000 में 10 रैंक आ गए, इसी यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे रहते हुए देखोगे अगले साल 1 करोड़ बच्चे बैठे होंगे। बस फोकस नीडेड होता है सिलेक्शन के लिए, और अथक प्रयास, बिना थके हुए बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना, सवाल करते रहना। चिंता मत कर, तेरा भी मास्टर बहुत मेहनत करता है तेरे साथ, तो तू अकेला नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बच्चा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देख लिया, अब एक बात बताता हूँ, और वो बात क्या है? क्या है बात? बात है ये कि मैंने बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसे दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, 10 न्यूटन 5 न्यूटन ऐसे दिया रहता है। लेकिन सर, वेक्टर ऐसे थोड़ी दिया हुआ रहता है। वेक्टर तो मैंने देखा है कि जैसे मान लो कि एफ वेक्टर है, वो ऐसे दिया हुआ रहेगा 10i कैप प्लस 12j कैप प्लस 13k कैप, ऐसे दिया रहता है। और डी वेक्टर है, वो दिया है 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, और पूछ दिया मेरे से सवाल एफ डॉट डी, यानी डॉट प्रोडक्ट बताओ। तो सर मैं तो सिंपल सिंपल वाले का जानता हूँ, इसका कैसे बताऊंगा सर, कैसे बताऊंगा? एक तरीका हो सकता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो वाले मेथड से, तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, और दोनों के बीच का फिर एंगल फाइंड करो, और फिर एंगल को मल्टीप्लाई करो। एंगल फाइंड करने में पसीने छूट जाएंगे आपके। तो इसका कोई तरीका आसान सा है? मैंने बोला मैं जिंदा हूँ तो आसान ही होगा सब कुछ, तो इसे क्यों ना एक टॉपिक के अंदर ही डिस्कस कर लिया जाए, और उस टॉपिक का नाम दे दिया जाए डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। क्योंकि ये जो दोनों वेक्टर थे, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए थे मेरे बच्चे? यूनिट वेक्टर फॉर्म में। तो डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। राइटिंग मेरी थोड़ी सुधरी है बच्चे? कमेंट करके बता देना यार, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं तेरे लिए बैठ के कर्सिव राइटिंग लिख रहा हूँ, थोड़ी सुधर जाएगी मेरी और। डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। अगर दो वेक्टर ही क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि मैंने बताया कि डॉट का जो प्रोसेस है वो 2 ही वेक्टर पे लगता है। तो 2 वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये मेरा लक्ष्य है ज़िंदगी का। इसके बाद मैं गंगा जी में जा कर के डुबकी माराऊंगा हैं।
मारा होगे सर? नहीं, मजाक। चलो, डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। इस चीज को समझने के लिए आपको एक पहले का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। और इस टॉपिक का सब टॉपिक क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर्स मैंने बताया था। बेस वेक्टर किसे बोलते हैं? बेस वेक्टर उसे बोलते हैं बच्चा, आई कैप, जे कैप, के कैप को। तो ये तीन चीजें यूज होती है ना, उसे बोलते हैं बेस वेक्टर। ये क्या होते हैं? मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। अच्छा, ये तीनों क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस, यानी कि यूनिट वेक्टर का काम क्या था? डायरेक्शन बताना। तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्शन बताते तो एक्स कैप से बता सकते थे। मैंने बताया था एक्स कैप से बता सकते थे, लेकिन एक्स और एक्स कैप में फ़र्क नहीं पता चलता, इसलिए हमने इसका नाम बता दिया आई कैप। यानी कि जो भी एक्स डायरेक्शन में चलेगा, अगर उसे वेक्टर में बदलना है तो उसके साथ आई कैप खड़ा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो एक्स डायरेक्शन में चीज़ चल रही है। उसी तरीके से वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। तो अब क्या है कि असल में ये है तो यूनिट वेक्टर ही ना। ये वेक्टर कैसा है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर तो है लेकिन सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट मेरे बताने की कोशिश है। पहला, अगर आई कैप और जे कैप, दो वेक्टर है आई कैप और जे कैप, इन दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? जरा मुझे सोच के बताना। आई कैप का यूनिट 1, क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का यूनिट 1, यानी कि यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? इन दोनों का बीच का एंगल है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? यहाँ पे देखो, आई कैप, ये आई कैप और ये जे कैप, तो आई जे के बीच क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिखने के लिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री। गॉट इट बच्चा? तो अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और कॉस 90 डिग्री 0 आएगा, है। और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यानी कि आई डॉट जे 0 आएगा, है। सरल सी बात है। उसी प्रकार मेरा बच्चा, अगर मैं आई डॉट जे के बदले जे डॉट के बनाऊं, असल में के किधर है? बाहर की तरफ है, तो जे और के के बीच की एंगल भी कितनी है? 90 डिग्री। तो जे डॉट के भी अगर मैं लिखूं तो वो भी कितना आएगा? वो भी आएगा 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। और उसी तरीके से आई डॉट के लिखूं तो ये भी कितनी आएगी? 0। यानी कि अगर इसे पॉइंट में लिखो अपने कॉपी में, तो आई कैप डॉट जे कैप, ये किसके बराबर होगा? जे कैप डॉट के कैप। ये किसके बराबर होगा? के कैप डॉट आई कैप। और ये तीनों किसके बराबर होंगे मेरे बच्चे? ये तीनों बराबर होंगे 0 के। इसे अपने कॉपी में डाल लें, क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं। हाँ। दूसरी चीज, अगर सर आई का आई के साथ ही डॉट कर दे तो खुराफात। दिमाग आया हमारे बच्चे में, शाबाश मेरे बच्चे, क्या सवाल पूछा तूने कि सर आई कैप का आई कैप के साथ ही रिश्ता कर दिया जाए। आजकल एक न्यूज सुन रहे हो? एक लड़की ने खुद से शादी कर ली। आज किया उसने। हमारे फिजिसिस्ट ने कब का सोच रखा है खुद से शादी करने का तरीका। डॉट प्रोडक्ट किया है उस लड़की ने, है सच्ची। और मैं बता रहा हूं तुझे, हमारे फिजिसिस्ट ने आई डॉट आई खुद से सगाई उस लड़की ने आज किया। ये गिब्स ने 100 साल पहले ढूंढ रखा था। तो मजे हैं इसके यार। तू जो आज के 100 साल बाद सुनने वाला है वो आज फिजिक्स में रिसर्च हो रहा है, इसलिए फिजिक्स में आ जाओ। आई डॉट आई, आई की वैल्यू 1 मैग्नीट्यूड इंटू 1, और इन दोनों का बीच का एंगल क्या है मेरे बच्चे? कॉस 0 डिग्री। आई का आई के साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। खुद के साथ बना रहा है तो हाँ सर बना तो रहा है, 0 डिग्री भी है। तो 1 इंटू 1 की मल्टीप्लीकेशन 1, कॉस 0 1,
यानी कि 1, तो खुद के साथ डॉट करने में 1 आया। इसी तरीके से मेरा बच्चा जे डॉट जे भी करेंगे, जे कैप डॉट जे कैप भी करेंगे तो 1 आएगा, और के कैप डॉट के कैप भी करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे, मेरे सोना, मेरे लाल, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 है। समझ आई ये बातें? दूसरे दूसरे के साथ शादी करोगे, रिजल्ट कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, पढ़ लिख नहीं पाओगे। खुद से करोगे कुछ कुछ रिजल्ट होगा, नहीं करोगे बहुत कुछ रिजल्ट होगा। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यूज होने वाली हैं। अभी तो ये यूज होगा, सवाल में आपको ये भी यूज करना है। नहीं, ये भी करवा दूंगा मैं इसी में यूज, ताकि मेरा बच्चा सीख जाए। चलिए, आप ये सब टॉपिक नोट करो। अब आते हैं इस टॉपिक पे। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी आपको इसे समझने के लिए, आपने इसे नोट कर लिया। मैं घूम लेता हूँ ताकि बच्चा कंप्लेन ना करे कि सर आप हटते ही नहीं हो। नोट करो। चलिए, क्या है डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। प्रॉब्लम क्या था हमारा? प्रॉब्लम था ये कि सर वेक्टर तो सिंपल दिए नहीं रहते, वेक्टर जनरली यूनिट वेक्टर फॉर्म में होते हैं। मैंने बोला हाँ, तो चलो मैं तुम्ही से पूछता हूँ, दो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए उसका एग्जांपल बताओ। क्या? अच्छा, ए वेक्टर। ओके यार, उल्टा लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इधर जगह खाली हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ए वेक्टर, इसका नाम देते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर है। दूसरा वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर। ध्यान से देखना, कॉपी अभी छोड़ दे मेरा बच्चा, पेन भी छोड़ दे, क्योंकि ये ना इतने स्टेप्स से प्रूफ होता है कि बीच में अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम टूटा तो जगह से दिमाग हिल जाता है। तो ठीक है, ध्यान से देखो इसको। बी वेक्टर क्या होगा? बी एक्स आई कैप, मैंने जनरल फॉर्म में लिया, बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिया मैंने। अब मेरा प्रश्न क्या था? ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में है। हाँ, ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में है। इनका क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, यानी कि मेरा मूल प्रश्न क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मेरा मूल प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना चाहा। इस वेक्टर को मैं ऐसे का ऐसे उतार रहा हूँ, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये एक वेक्टर हो गया। इनके बीच डॉट होगा। दूसरा वेक्टर मैं लिखता हूँ, क्योंकि ए वेक्टर तो ये है और बी वेक्टर ये है, तो इसको लिखता हूँ मैं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। दो वेक्टर्स मैंने सरल से उतारे हैं, अभी देख लिखा है। ठीक है, मुश्किल घड़ी अब आ रही है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए लंबाई में समझा दे रहा हूँ। कैसे समझाऊंगा? जैसे गुना में करते, मान लो यहाँ गुना होता तो कैसे करते? पहले वाले का इन तीनों से गुना करते, दूसरे वाले का इन तीनों से गुना करते, तीसरे वाले का इन तीनों से गुना करते, अगर बीच में गुना होता तो है। हाँ, अब डॉट है बीच में, तो डॉट के लिए क्या करेंगे? पहले वाले का डॉट इन तीनों से लेंगे, दूसरे वाले का डॉट इन तीनों से लेंगे, तीसरे वाले का डॉट इन तीनों से लेंगे। सच्ची में? हाँ यार, और उसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, वो एक फार्मूला आएगा और उसी को हम रट लेंगे, बीच वाले सारे उड़ा देंगे। ये तो समझने के लिए अपन कर रहे हैं। सच्ची? हाँ यार, चलो एक एक करके माँ काली का नाम लेके चालू करते हैं। ए एक्स आई कैप, इसे उठाया, तीनों के साथ रखना है। ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस सॉरी ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप। इसके वाले का मैंने 3 से कराया। ठीक है, दशरथ जी ने 3 रानियों से शादी कर ली।
है ना? सच्ची? हाँ। अब ए वाई को इन तीनों से कराएंगे, ए वाई जे कैप को इन तीनों से कराऊंगा। तो आगे लिखते हैं, ध्यान से मेरे हाथ पे देखते जाना, ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप। तुम यहाँ से मिलाते जाओ इस वाले से, मुझे दिमाग में मेरा बैठा हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते 4 साल हो गए, तो मुझे बैठा हुआ है, तो मैं बिना देखे लिख सकता हूँ, ए वाई जे कैप प्लस बी डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप। अब नीचे आता हूँ, उधर जगह नहीं है, प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। समझ आई इतनी चीज़ें? हाँ सर समझ आ गए। प्लस अब हमने ए वाई वाले को 3 लोगों से जोड़ दिया, इन दोनों का काम खत्म। अब बचा ये, इसे 3 लोगों से जोड़ना है, तो ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। ये चीज़ें आप लिख डालो। 9 टर्म्स हो गए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल सही है हमारा 9 टर्म। ठीक है, अब ये आगे जो रहता है वो क्या होता है मेरा बच्चा? मैग्नीट्यूड। आगे जो रहता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। आगे जो रहता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। आगे जो रहता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। गॉट इट? बिल्कुल गॉट इट सर। अब मुझे बताना, ये आई कैप लगा हुआ है, ये आई कैप लगा हुआ है, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में आई कैप होता है, इस डायरेक्शन में जे कैप, इस डायरेक्शन में के कैप। ये आई कैप लगा है, ये आई कैप लगा है, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और दोनों क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? ए एक्स होगा, बी एक्स होगा और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ए एक्स होगा, बी एक्स होगा और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री क्या हुआ बच्चा? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो यहाँ 1 लिखा, और इस 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए एक्स बी एक्स, ठीक है? यानी कि सेम डायरेक्शन वाले जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं उन सब का जो है वो मैग्नीट्यूड को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो सेम डायरेक्शन वाले क्या कौन कौन है? एक आई आई वाला था, तो एक जे जे वाला होगा और एक के के वाला होगा। तो जे जे किधर है? हाँ जे जे ये है। तो यानी कि इन दोनों का इन दोनों का डॉट क्या होगा? ए वाई बी वाई। और के वाला कौन सा है? ये है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए जेड बी जेड, ठीक है? 3 को हमने सॉल्व कर लिया। इसे हम करते हैं, ये आई है और ये जे है, तो आई और जे परपेंडिकुलर है मेरा बच्चा, ठीक है? तो यानी ये और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और मैंने बताया क्या था पिछले वाले जब ये सब टॉपिक पढ़ा रहा था, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। यानी कि 2 परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। यानी कि ये वेक्टर और ये प्रोडक्ट वेक्टर 0 है, सॉरी ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। वैसे ही ये दोनों आई और के है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। जे और आई है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 0। के और आई का 0 0। यानी कि मेरे बच्चे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हा हा, क्या मस्त आंसर आया। ए डॉट बी करने पे बचा क्या? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। यहाँ बचा ना ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वाह मेरे लाल, मेरा मुन्ना, मेरा सोना। ए डॉट बी का वैल्यू यूनिट वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। सच्ची में सर? हाँ सच्ची, यही आएगा, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा। ऐसे ऐसे मैंने प्रोसेस किया ना, हाँ, तो उसी से ये आया है। तुझे नहीं देखा? देखा तब तो गधे आता होगा। तो ये आया, ठीक है?
इस पे एक सवाल कर ले बच्चा, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। नोट करो इसे, प्रूफ को। 9 मल्टीप्लिकेशंस करने थे, मैंने कर डाले। मेरे जैसा लेजी आदमी कर सकता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे भी कर ही डालेंगे। जल्दी से नोट करो। चलो एक सवाल है। शिट, अभी लाइट मेरा ऑफ हो जाता सारा, फिर मैं तुम्हें अंधेरे में दिखता। सवाल जल्दी नोट करना। फोर्स वेक्टर है 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसे एस से डिनोट करते हैं 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, वर्क बताओ। व्हाट इज वर्क बताइए। वर्क का मैंने बताया था, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकाल दो इन दोनों का, बहुत आसान है। मैं ही निकाल देता हूँ तेजी के साथ। मैंने क्या बोला था? ए एक्स बी एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो 7 6 जा 42 प्लस ये 12 प्लस 5 3 जा 15। इसको ऐड करने पे मुझे पता नहीं क्या आएगा। 7 9 1 2 6 69। हाँ 69 4 5 6 5 1 9, यस 69 इज द आंसर। नोट करो, डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाला, देखा यूनिट वेक्टर फॉर्म था कितनी आसानी से। ये गुना ये गुना ये गुना, तीनों को जोड़ा, आंसर आया। जल्दी करना का। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तेजी से हेडिंग देना, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब तुमने 9वें 10वें में पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हें याद हो, क्योंकि मुझे याद नहीं थी जब मैं तुम्हारे उम्र का था, तुम्हारे क्लास में था। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब कि जो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ होगा, वही बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ होने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रूफ कर लेना। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। इसका क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। आगे पीछे बात तो वही है। हाँ, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का भी मतलब आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये सब जानने लायक बात नहीं है, कभी कभी यूज हो जाता है। ये आपको मेनली बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ये सब है। जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो ये सब नहीं होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज होता है उसका नहीं होना ये सब, क्योंकि उसी में घूमते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है क्या? कि ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जब होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर होगी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? कि डॉट प्रोडक्ट, ये बकवास बात है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। और इसी को बोलते हैं बच्चा ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है? मेरे बात को ध्यान से सुनना, इसका डेफिनेशन लिख लेना। ऑर्थोगोनल किसे बोलते हैं? दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल। मान लो कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या कहेंगे? कि लाइन ए एंड लाइन बी आर ऑर्थोगोनल्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ करने को कैसे आएगा? यानी कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कैसे बताएंगे? सवाल आएगा कि प्रूफ दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल्स। तो आप क्या करोगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आया, ऑर्थोगोनल्स। सच्ची? हाँ यार,
तो ऑर्थोगोनैलिटी प्रूफ करने की बात आ गई, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो। उल्टा भी ले सकते हैं कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू जीरो है तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्या बात करूं? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अगर सेम डायरेक्शन में है पैरेलल, मतलब कि एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वो ए बी यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी के सिंपली बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉस 0 डिग्री हो, 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ए इंटू बी, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 की जगह 1, तो यानी ए बी आ गया। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी माइनस ए बी। वो कैसे सर? एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री माइनस 1, इसलिए यहाँ पे कॉस 180 डिग्री लिखा होगा, माइनस 1, 1 तो उड़ गया और माइनस रह गया। तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर का मतलब कंडीशन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये, अपोजिट डायरेक्शन में ये, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट वाली बात, ये वाली बात। इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हो, वो वाला डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर्स, लेकिन मैंने पीछे लिखवा ही दिया तो क्या ही लिखवाऊँ। ठीक है, तो इन ये प्रॉपर्टीज होते हैं डॉट प्रोडक्ट के, 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। बाकी तो ऐसे आपकी मर्जी प्रॉपर्टी बनाओ कि डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट बिकॉज नेम कंटेंट्स डॉट, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं। जो इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में काम आएंगे वो ये हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपने ये नोट किया और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आपका समाप्त हुआ। अब इस पर सवाल करना है गधे, भाग मत, कॉपी यहीं पे रखो। एक चीज़ मैं और बात कर लेता हूँ, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं ना मेरे बच्चे कि अगर ए डॉट बी है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? सॉरी, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन से टू वेक्टर्स? ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, सच्ची। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी वेक्टर। तो यानी कि हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। मैंने बोला हाँ निकाल सकते हैं, ये तो इस सवाल के दौरान ही समझ में आता सर, आपने क्यों बताया यहाँ पे? मैंने बोला बच्चे मैं किसी भी चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, छोटी सी चीज़ है लेकिन जानना जरूरी है। चलो इस पर सवाल कर लेते हैं अपना, ये नोट करो तब तक मैं अपना तुम्हारे जो सवाल चुन कर लाया हूँ अपने सुंदर सुंदर से हाथों से उसे निकाल लेता हूँ, टेक्नोलॉजी की मदद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराना था बच्चे से, कहाँ गया? चलिए छोटा छोटा सवाल करना अपन चालू करते हैं। यार एक तो स्क्रीन रोटेट हो रहा है, इसी में से देख लोगे? नहीं मास्टर लिख। जैसा आदेश मेरे आका। आज सर आपने चश्मे नहीं लगाए रखे, मुझे अभी याद आया। तो मैं भूल गया हूँ। चलो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से खत्म हुआ है, सवाल करके डॉट प्रोडक्ट के प्रीवियस ईयर वाले। देख बच्चा, एक अच्छे टीचर का मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ, एक अच्छे टीचर का मापदंड ही यही होता है कि उसके पढ़ाने के बाद सबसे पहले तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाया करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाकर के देखा करो कि उसके कॉन्सेप्ट जो उसने चैप्टर में पढ़ाए हैं लेक्चर में उसी से बनते हैं या नहीं, या कोई बाहर से कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अगर तुमने लेक्चर ही नहीं किया ढंग से फिर जाकर के देखो तो कोई फायदा नहीं। तुम्हें नहीं भी सीखे लेक्चर, लेकिन कॉपी तो है बगल में, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो जो प्रीवियस ईयर का बनाया हुआ है, उसमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मास्टर ने नहीं पढ़ाया। अगर उसने नहीं पढ़ाया तो वो मास्टर तुम्हारे एग्जाम के लायक नहीं है।
100% कॉन्सेप्ट मास्टर के लेक्चर से मिलना चाहिए, तब जाकर के वो मास्टर काबिल है। ये तुम मुझ पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने लेक्चर पढ़ाया, 10 से 12 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम कॉपी एक तरफ नोट्स रखना, एक तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर एक भी कॉन्सेप्ट बाहर से हो, चैनल मेरा छोड़ना और चले जाना। मैं इतना दावा करता हूँ इस बेसिस पे बच्चा, क्योंकि मैंने तो लेक्चर की जो प्रिपरेशन करता हूँ, मैं 1 घंटे यहाँ डिलीवर करता हूँ, 3 घंटे मैं प्रिपेयर करता हूँ कि बच्चे को क्या देना है। 4 साल से पढ़ा रखा है, तो ये पता चल जाता है मैं कोई खास नहीं हूँ। बस तुम भी किसी काम को बार बार करोगे, तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा। तुम पहली बार कर रहे हो इसलिए तुम्हें सीखना पड़ रहा है। तुम 6ठी क्लास में थे तो जो मैम तुम्हें पढ़ाती थी, क्या तुम उससे ज़्यादा नहीं जानते हो? आज बिल्कुल जानते हो फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन उस टाइम वो मैम तुमसे ज़्यादा जानते थे, इसलिए आने वाले टाइम में तुम मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्टर होगे। अभी फिजिक्स में मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें तुमसे ज़्यादा, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सुन लो मेरी बात, चलो सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ये 2 वेक्टर्स हैं, इनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। करो। हाय, फाइंड करो एंगल। चलिए, वही जो मैंने अभी बताया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ठीक है। ए डॉट बी निकालो तो पहले का पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई, उस तरीके से यूनिट वेक्टर फॉर्म में तो कैसे होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी वेक्टर को ताकि आसानी हो। माइनस आई कैप प्लस जे कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो अब 1 और -1 मल्टीप्लाई करके -1 आ गया, प्लस 2 और 1 2 आ गया, प्लस -2 और 1 मल्टीप्लाई करके आएगा -2, यानी कि +2 और -2 दोनों खत्म, ये हो गया -1। सॉरी, नीचे वाला तो लिखना ही है। ये ए डॉट बी आ गया, और नीचे ए बी का ए इंटू बी करना है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर प्लस हो ही जाता है, तो -1 का स्क्वायर, अच्छा मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला -2 कट गया, +2, तो -1 बचा। नीचे में क्या बचेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 4 5 6 √6 इंटू ये क्या आ गया 1 1 4 √6, यानी कि -1 अपॉन 6 का √6 का होल स्क्वायर, यानी -1 अपॉन 6। यार ये तो कोई एंगल ही नहीं होता यार। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक, 1 2 वो माइनस, अच्छा सॉरी, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो यहाँ पे +2, ठीक है। 2 2 4 में से 1 जाएगा तो 3, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया 3/6, यानी कि -1/2। और कहीं पे कोई मिस्टेक है बच्चे? हाँ मिस्टेक तो है ही। 2 2 4 हुआ, ये दोनों कटेगा नहीं ना, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये -1 जाएगा, तो 2 2 4 में से 1 जाएगा तो 3 ही बचेगा, -3 नहीं। तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो 1/2, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री, आंसर। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज हमने क्या किया? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स फाइंड करने का। चलो जल्दी से नोट करो, अगले सवाल पे जब करते हैं। कितना सवाल कराओगे? अभी और करना है। बच्चे आईआईटी है, मेडिकल वाला खुद को मत मान लेना।
एक तो मेडिकल वालों के सवाल इतने चिंदी होते हैं। चल, अगला सवाल मेरा ब्रह्मास्त्र। हाँ, वो टर्म जो मैंने बताया था उस पर एक सवाल करवा देता हूँ। प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन बी डब्ल्यू ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप। ये सवाल है। प्रूव दैट दिस और ठीक करो। मैं करूँ? करो सॉल्यूशन। 1 सेकंड का टाइम है, मैं 1 सेकंड फ्रेम चेक करता हूँ, फिर थोड़ा पानी भी पी लेते हैं और उसके बाद आपको सवाल कराता हूँ। आज छोड़ूंगा नहीं। आज तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट क्लियर होकर के जाएगा मेरे सामने से। तुम्हें जाना नहीं है मेरे बच्चे। प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ऑर्थोगोनैलिटी मतलब प्रूफ ये करना है कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है गधे। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो ठीक है। मस्त पानी है, एकदम लिक्विड टाइप। चल देखते हैं। अरे वाह, क्या न्यूमेरिकल है। टू प्रूफ ऑर्थोगोनैलिटी, फिर राइटिंग खराब लिख रहे हो सर, सॉरी बच्चे। ORTHO ऑर्थोगोनैलिटी। टू प्रूफ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी 0। यस, 0 होना चाहिए। तो आई कैप और आई कैप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। जे कैप और जे कैप वाले को मल्टीप्लाई किया तो -2 आया। ये एरो है बच्चे। और 3 के कैप और यहाँ पे 0 के कैप है तो 0 आया। प्लस -2 यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। यानी कि यस, बोथ आर ऑर्थोगोनल्स, बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल्स। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। जल्दी सवाल फटाफट करते जाना। ये ऐसा है बच्चे कि ऑन अ सीरियस नोट, मतलब कि ये डॉट प्रोडक्ट से अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो क्रॉस को बहुत ज़्यादा ध्यान में दे करके जाते हैं दिमाग में, और क्रॉस का प्रॉपर्टी और डॉट के प्रॉपर्टी में इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो गलत करके आते हैं। मेरे पिछले साल के एक स्टूडेंट ने गलत किया था, बहुत आसान सा सवाल तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पर बनता था। तो आप ये गलती मत कर देना, इसलिए मैं तुम पे सवाल करा रहा हूँ। अगला सवाल है ये। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर, ये वेक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर -4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप आर परपेंडिकुलर, पूरा लिखता हूँ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। हो जाएगा आसानी से। वही कंडीशन लगा दो, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा आंसर। बना लिया? वीडियो रोको, रोको, रोक दो, फिर बनाओ। मैं ही रुकता हूँ, तुम रोकने वाले नहीं हो। ये सवाल ट्राई करना।
ऑर्थोगोनैलिटी मतलब परपेंडिकुलर। चलिए, find the value of lambda so that this vector and this vector are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर होने के लिए a डॉट बी का ज़ीरो होना ज़रूरी है, तो a डॉट बी निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई -2 लैम्डा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये डॉट प्रोडक्ट मैंने लिख दिया 0। तेजी से लिख दिया, तुम एक एक करके गुना करना। 2 गुने 4, लैम्डा गुने 2, 1 गुने 2, ऐसे करके लिखना। मजाक नहीं बना रहा गधे, सही में लिखना, क्योंकि ये प्रैक्टिस बढ़ेगी तुम्हारी, पहली बार में घबराना नहीं। अब क्या करते हैं, 8 में से 2 जाएगा 6। देखो मैंने भी स्लो किया। -2 लैम्डा इक्वल टू 0, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। कैसे लिखा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया और फिर डिवाइड कर दिया, तो 0 में 2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 3 इज द आंसर। समझ आया, नोट करो। एक टफ सवाल करवाता हूँ ढूंढ करके, स्पेशली कौन सा टफ सबसे पड़ेगा तुम लोगों को। सवाल ये है बच्चे, सवाल पहली बात की है 8 अप्रैल 2020 के सेकंड शिफ्ट का, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इतना बड़ा सवाल है यार। लेट a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3, लेट a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 एंड mod a1 plus a2 equal to 5, then value of टू a1 vector plus 3a2 vector dot 3a1 vector, और चिपका के लिखता हूँ 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर, यही है ना। हाँ, 2a2 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। बनाओ इसे। 2a1 वेक्टर और 3a2 वेक्टर है, क्या मैंने बोल दिया यार, पता नहीं क्या मैंने बोला। इस सवाल को देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़। मान लो कि ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आया, इसको अप्रोच कैसे करोगे। मैं एक छोटे बच्चे का रूप लेने वाला हूँ, तुम सोचना, मुझे एक्ट करना, इससे तुम्हें फील होगा। लेट ये इक्वल टू 3, सवाल पढ़ा पहले, a2 इक्वल टू 5 एंड a1 प्लस a2 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 ही है ना यार, दूसरा वाला, मुझे थोड़ा सा 5, दोनों का समेसन भी 5 है। 1 मिनट में प्रीवियस ईयर के बुक से मिला लो, ये दोनों 5 ही है ना। कि मुझे कहीं पे गड़बड़ लग रही है। a2 वेक्टर 5 है, ठीक है, कोई गड़बड़ ना, 5 भी है। मास्टर मेंस के सवाल वो गलती काटेगा होता है कभी कभी, बुक्स में गलत प्रिंट हो जाता है, बट ये ठीक प्रिंट है, ठीक है। तो उसी तरीके से सोचते हैं, अगर ठीक प्रिंट है तो। चलो, ये सवाल दोनों दिया हुआ है, ओके। अब इसको मैंने पढ़ा, इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मुझे ये दिख रहा है
कि ये जो सम है A1 वेक्टर और A2 वेक्टर ये 5 है और A1 3 है और A2 5 है, यानी कि ये दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है मेरे बच्चे। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है। अब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है कुछ कुछ, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे बच्चे, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है ये R आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें ए के जगह पे क्या है A1, बी के जगह पे क्या है A2। ठीक है, A1 का वैल्यू दिया है, A2 का वैल्यू दिया है और इसका अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट को हमने यहाँ से हटाया और इसका स्क्वायर कर दिया और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे A1 प्लस A2। ठीक है, तो अब ये बराबर ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा रखा है एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन में। टॉपिक क्या था, एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन में मैंने ये बताया था। अब A1 A2 की वैल्यू क्या दी है बच्चे, 5 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू 3 स्क्वायर, A2 की वैल्यू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस, एंगल नहीं दिया तो थीटा का थीटा। ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर कट गया, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 6 5 30 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा, हाँ यही होगा। अब क्या करते हैं, 9/30 इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से एक डेटा हमारे पास आया कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 9/30। अब 9/30 को मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ, थोड़ा सा अजीब सा नंबर है लेकिन जेई मेंस का है तो थोड़ा सा अजीब आना लाजमी है। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं इसे इवेल्युएट करता हूँ। ठीक है, इवेल्युएट कैसे करेंगे, इसका डॉट इसके साथ ये A1 है और इसका डॉट इसके साथ, फिर इसका डॉट इसके साथ, फिर इसका डॉट इसके साथ, यानी कि एक एक करके अलग करते हैं। यानी 2A1 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर। ठीक है, प्लस 2A1 वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट किया, अच्छा ये माइनस होगा बच्चा, माइनस 2A1 वेक्टर डॉट 2A2 वेक्टर। ठीक है, फिर अब इसका इन दोनों के साथ कर दिया, अब इसका इन दोनों के साथ करते हैं तो क्या होगा, 3A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर। ठीक है, माइनस 3A2 वेक्टर डॉट 2A2 वेक्टर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब एक बात बताना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों के सिंपली मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी 6 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का माइनस 2 इंटू 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लगा रखी है, 9/30। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं, ये A1 है ये A2 है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों थे, क्योंकि ये भी A1 ये भी A1, तो इसका जो डायरेक्शन वही इसका डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर होते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, cos 0 1 होता है, यानी कि सिंपली मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, AB कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है 9/30, 2 2 जा 4, 9/30। अब क्या है, 3A2 A1, तो ये भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, तो AB cos थीटा इसका भी होगा यानी कि, और ये प्लस में होगा तो 3 3 जा 9, cos थीटा की वैल्यू 9/30। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो -6। ठीक है, तो 6 से ये कट गया, और 9 इंटू 9/30 और 4 इंटू 9/30, ये क्या होगा, 5 इंटू 9/30, यानी 5 6 जा 30, 3 2 जा 6, 3 3 जा, ये कैसे मैंने काट दिया यार, अच्छा 3 2 जा 6, 3 3 जा 3/2, यानी कि 1.5 इज़ द आंसर। आना भी चाहिए 1.5, कहीं मिस्टेक तो मैंने किया नहीं। हाँ तो 1.5 आना चाहिए, बट मैं तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए, ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो अगर कुछ हो, प्रोसेस यही है, प्रोसेस सेम है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक बार आंसर मिला लिया करता हूँ। यार क्या कैलकुलेशन मेरे से करवा रहे हो यार। ठीक है, इतना
3 2 जा 6, अबे यार मैंने क्या कर डाला है यहाँ पे ध्यान देना। इधर मैं इतना मिटा रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने मिस्टेक क्या किया था कि बच्चा ये a1 a2 यूनिट वेक्टर थोड़ा ही है। ये a1 a2 तो एक वेक्टर है जिसकी औकात है 3, औकात है इसकी 1 थोड़ी है जो हमने इसे गायब कर दिया, औकात है इस चीज़ की। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी बच्चा 6 इंटू मॉड ए का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हुआ? क्योंकि खुद से खुद में अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए डॉट ए अगर खुद से खुद में शादी की हमने तो ए का स्क्वायर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ए गुना कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 और ए गुना ए स्क्वायर हो जाता है। तो 6 गुना ए का स्क्वायर माइनस 4 a1 a2 यानी a1 a2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई अपनी 9/30। ठीक है, उसके बाद 3 a2 a1, 3 3 जा 9 a1 a2 कॉस थीटा यानी कि 9/30। उसके बाद लास्ट में आता है 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a2 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे बच्चे, a1 ये a1 है, ये a1 a2 है, a1 a2 है, a2 है, a1 का वैल्यू दिया है, a2 का वैल्यू दिया है। इन सब में वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट क्या करोगे? 6 इंटू a1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू a2 यानी 4 इंटू 15 इंटू 9/30 प्लस 9 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9/30 माइनस 6 इंटू 5 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके आपको आंसर आएगा और वो आंसर आपका इसका आंसर होगा। मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, 118.5 इसका आंसर है बुक में। सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ प्रोसेस यही है। पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, फिर इसे हमने एक एक करके सॉल्व किया, और एक एक करके सॉल्व करने के बाद में मेरे बच्चे रिजल्ट तक पहुँच गए। अब देखो मास्टर को कैसे जज करोगे? क्या इस सवाल में कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगा जो मैंने नहीं बताया, जिसका सवाल मैंने नहीं कराया? देखो ये एक आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने एनालिटिकल मेथड में कराया। इसके बाद कैलकुलेशन है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका इन दोनों के साथ और इसका इन दोनों के साथ, ये मैंने जब यूनिट वेक्टर फॉर्म का डॉट प्रोडक्ट प्रूफ कर रहा था तो मैंने ये वाला तरीका अपनाया था, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर और कौन सा कॉन्सेप्ट आया? सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आई डॉट आई वाले में। दो अलग अलग डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया आई डॉट जे वाले में, और फिर उसके आगे कैलकुलेशन है। तो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो मैंने लेक्चर में नहीं बताया, बस सोचने की ज़रूरत थी तुम्हारी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं। डीपीपी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, करना जरूर। लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही लेक्चर लास्ट होगा यानी कि कल क्रॉस प्रोडक्ट शुरू होगा, कल कॉन्सेप्ट होंगे, परसों सवाल होंगे। हाँ, तो 2 लेक्चर अभी और आएंगे, और जब 2 लेक्चर आ जाएगा तो लास्ट वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सीट दिया हुआ होगा जिसमें लगभग 300 सवाल होंगे। वो 300 सवाल तुम करोगे, तुम्हें वेक्टर में कोई नहीं मार पाएगा। और एक एक चैप्टर को मजबूती से करके चलना है बच्चे। अभी तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है। अगर तुम ड्रॉप ईयर में देख रहे हो मुझे, तो 1 साल 365 दिन का टाइम है। और मेरा ये कोटेशन है, सिलेक्शन 365 दिन में 100% हो सकता है, लेकिन 364 दिन में नहीं हो सकता। ये बहुत डीप कोट है, इसे सोचना तुम। 364 दिन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने एक दिन वेस्ट कर दिया, तभी तुम पूछ रहे हो 364 दिन में हो सकता है कि नहीं। और अगर तुम एक दिन वेस्ट कर सकते हो तो तुम 1 महीना भी वेस्ट करने में तैयार हो, और 1 महीना कर सकते हो तो 1 साल भी कर दोगे। इसलिए 365 दिन में 100% गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाता है, हुआ है, होगा, लेकिन 364 दिन में नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय। इसी एनर्जी के साथ इस क्लास में आना। स्कॉलरशिप ने जरूर मोटिवेशन दिया होगा। थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया आज पढ़ा करके।